है ना। हाँ जी। तो जब भी आप इंटरनेशनल रिलेशंस या फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं तो आपको ये देखना होता है उस कंट्री के साथ आपके हिस्टोरिकल रिलेशंस कैसे थे। सेकंड, आप और आपके और उस कंट्री में कितने का कल्चरल और रिलीजियस इंटरेक्शंस हुई हैं आज दिन तक। थर्ड, आज की डेट में आप जिस रीजन में हैं उस रीजन में आपका पॉलिटिकल इम्पैक्ट कितना है, और आपके पॉलिटिकल इम्पैक्ट को काउंटर करने के लिए कोई दूसरी कंट्री का पॉलिटिकल इम्पैक्ट कहीं उस कंट्री पे ज्यादा स्ट्रांग तो नहीं होता चला जा रहा है, तो आपको भी उस कंट्री के साथ फिर रिलेशन कैसे रखने हैं ये डिसाइड करना पड़ता है। अगला, आज की डेट में आपके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो कंट्री किस लेवल पे सर्व कर सकती है, मतलब आर्थिक तौर पर वो आपको किस तरह से मदद कर सकती है, आपको किस तरह से लाभ दे सकती है। आने वाले समय में जब भी आप किसी के साथ फॉरेन रिलेशन स्टेब्लिश करते हैं, आप हमेशा उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट पहले देखते हैं कि आने वाले 20 सालों में 30 सालों में ग्लोबल लेवल पर समीकरण कैसे बदलेंगे, चीजें कैसे चेंज होंगी, तो उस हिसाब से ये कंट्री आपको कितना का बेनिफिट दे सकती है, यहाँ पे कितनी का इन्वेस्टमेंट करनी है और कितनी का नहीं करनी है, इंडस्ट्रियल पैटर्न यहाँ पर कितना का डेवलप करना है, यहाँ का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर किस लेवल का है, इनका वर्किंग प्रोफाइल हमारे वर्किंग प्रोफाइल से मैच करता है कि नहीं करता है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रख करके संबंध बनाए जाते हैं। इन सारे संबंधों के आधार पर हम स्टडी करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स को, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स को। तो सबसे पहला बड़ा ब्लॉक बन जाता है ईस्ट और वेस्ट ब्लॉक। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो ये इंडिया का वेस्ट ब्लॉक है, ये इंडिया का ईस्ट ब्लॉक है। फिर इसके बाद जब हम ईस्ट वेस्ट ब्लॉक को डिसाइड कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम रीजनल कंसेप्ट पे आ जाते हैं। वेस्ट ब्लॉक में हमको किससे बात करनी है, यूरोप से बात करनी है। अब यूरोप में किससे बात करनी है, वेस्ट यूरोप या ईस्टर्न यूरोप। अब उसमें किससे बात करनी है, डेवलप्ड और डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड। उसमें किससे बात करनी है, मॉडर्न इकोनॉमीज या एंशियंट इकोनॉमीज जो दोबारा से रिवाइव हो रही हैं। पहला ये कंसेप्ट। इसके बाद आ जाता है कि किस कंसेप्ट से डील करना है, कैपिटलिज्म से निपटना है या सोशलिज्म से बात करनी है, लिबरलिज्म, नियो लिबरलिज्म या नियो कैपिटलिज्म। तो ये कंसेप्ट वाइज हमारे रिलेशंस डिसाइड होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये देखना पड़ता है कि किस तरह की कंट्री के नेचर है, वो सर्विस सेक्टर से होकर के गुजर रही है, उसकी इकोनॉमी अभी प्राइमरी सेक्टर में है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है कि सर्विस सेक्टर में। हमें वहां से क्या मिल सकता है, हमारी स्ट्रेंथ किसमें, हम मैन्युफैक्चरिंग दे सकते हैं, वो हमें सर्विस दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर के पूरे ग्लोब लेवल पर इस तरह से एक कंट्री अपने रिलेशंस डिसाइड करती है किसी दूसरी कंट्री के साथ। इसमें इस समय जो हम पढ़ रहे हैं वो एशियन ब्लॉक के बारे में पढ़ रहे हैं, और उसमें पिछले 20 साल में आए परिवर्तन के बारे में चर्चा करते हुए भारत की प्रमुख नीतियों की डिस्कशन हो रही है, जिसमें से इंडिया का इन ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न नेशन के साथ कैसे सिस्टम चेंज हो रहा है इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में हमने कल पढ़ा था, और उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे आगे। आपके कल के लेक्चर जो जो छूटा है उसकी आपको रिकॉर्डिंग दी जाएगी। आज के लेक्चर में कल के लेक्चर का 80% मैटर कवर हो जाएगा, आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। ठीक है, ओके। चलिए अब हम चीजों को स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, ये इंडिया का नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। इन्हें 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है, जबकि एक्चुअल में है ये 8, अगर हम सिक्किम को इंक्लूड कर लें। तो बात हम करते हैं सिक्किम, फिर ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। तो आप इस मैप को ध्यान से देख करके मुझे ये बात बताइए कि क्या इनमें से किसी भी एक स्टेट को ओशियन टच करता है क्या। तो ये सारे के सारे स्टेट क्या हुए, लैंड लॉक्ड। ये लैंड लॉक्ड स्टेट है। दूसरी बात, इन स्टेट्स की एक खासियत है, ये सारे के सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अपना 98% बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर से शेयर करते हैं, और सिर्फ 2% बॉर्डर इंडिया से शेयर करते हैं, जबकि है ये इंडियन स्टेट्स। ये अपना 98% बॉर्डर, ये देखिए अरुणाचल प्रदेश चाइना के साथ, सिक्किम चाइना के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ। उसके बाद ये नीचे आ जाएं तो सारे के सारे स्टेट नागालैंड, मणिपुर म्यांमार के साथ, मणिपुर म्यांमार के साथ, मिजोरम म्यांमार के साथ, त्रिपुरा बांग्लादेश म्यांमार के साथ। तो इंडिया के साथ कितना शेयर कर रहे हैं, ये यहाँ पे वेस्ट बंगाल है। और वेस्ट बंगाल को अगर हम ध्यान से देखें तो ये वेस्ट बंगाल का ऊपर जो मुंह जा रहा है, जहाँ पे पहाड़ी इलाके घूमने वाली जगह है, दार्जिलिंग वगैरह, क्योंकि यहाँ पे हिमालय पर्वत आ जाते हैं इस रीजन में। तो इसको हम कहते हैं चिकन नेक, मुर्गे की गर्दन। ये दिखने में भी चिकन नेक जैसा लग रहा है। तो ये चिकन नेक के साथ सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का कितना बॉर्डर शेयर हो रहा है, 2%। बाकी सारा किनके साथ, इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ। तो ये जो इसकी यूनिक लोकेशन है ज्योग्राफी की इस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, इसकी वजह से ऑल इन ऑल म्यांमार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को ओशियन से कनेक्टिविटी दिलवा सकता है म्यांमार।
या बांग्लादेश। बाकी कोई स्टेट, कोई कंट्री नहीं दिलवा सकती। और अगर हम इन स्टेट्स को बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव वे में पेनिट्रेट करना चाहते हैं, इनमें जाना चाहते हैं, तो हमें ओशियन कनेक्टिविटी चाहिए। यहां से आप बांग्लादेश से पहले ऊपर जाएंगे चिकन नेक में, यहां से पूरा असम क्रॉस करेंगे, फिर आप नागालैंड, मणिपुर और फिर मिजोरम पहुंच पाएंगे। ये बहुत ही लंबा रास्ता है, लगभग 1900 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है। और रास्ते में इतने रगड़ टेरेन आते हैं, हिमालय पर्वत इतने खतरनाक हैं, इतनी छोटी छोटी रिवर्स हैं, क्योंकि ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट रेनफॉल एरिया भी है। यहाँ पर इंडिया के एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं और यहाँ पर 200 से 250 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। सो अल्टीमेट एस्पेक्ट इज की इतनी बारिश की वजह से छोटी छोटी रिवर्स, उनके ऊपर छोटे छोटे ब्रिजेस, थाउजेंड्स ऑफ ब्रिजेस बनाने पड़ जाएंगे, रोडवेज पहाड़ काटने पड़ जाएंगे, टनल्स बनानी पड़ जाएंगी। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। इसलिए यहाँ पर आज दिन तक प्रॉपर रोडवेज तो पहुंचा ही नहीं, रेलवे का तो नामो निशान ही नहीं है, रेलगाड़ियां यहाँ पे देखते ही नहीं है लोग। तो मुद्दे की बात यह है कि इसकी वजह से इजी क्या रहता है, वेस्ट बंगाल से सीधा म्यांमार और म्यांमार से सीधा ऊपर, ये बहुत इजी ट्रांजिशन है। इतना इंपॉर्टेंट होने के बावजूद भी ये म्यांमार, फिर भी हमने कभी म्यांमार पर फोकस नहीं कर पाए। उसका रीजन क्या था अब तक का, उसको समझते हैं। चलिए थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं और हिस्टोरिकल रिलेशंस को समझने का प्रयास करते हैं। इंडिया और म्यांमार के रिलेशंस को हिस्ट्री डिफाइन करती है, ठीक है। स्टार्टिंग करते हैं। पहले म्यांमार में ये बुद्धिज्म रिलीजन आया तो आया कैसे। देखिए ये म्यांमार है, दिस इज म्यांमार, और ये कुनमिंग का इलाका चाइना का, ये चाइना का कुनमिंग का इलाका। ध्यान से देखिए म्यांमार के इस एरिया में ये येलो कलर का एक एरिया घुस रहा है, अंदर घुस रहा है ना यहाँ पे, इसको कहते हैं यूनान, चाइना का यूनान का इलाका, बहुत पुराना यूनान एरिया। ये यूनान एरिया से उस टाइम पर कुछ लोग आकर के चाइना की म्यांमार की बहुत ही फेमस नदी इरावदी नदी पे आकर के लोग बसे और उन्होंने वहां पर आकर के इरावदी के अराउंड टाउन बसाने शुरू किए। ये कब की बात है, 2nd सेंचुरी BCE, बिफोर क्राइस्ट, बहुत पुराना समय है। यूनान से लोग आकर के यहाँ पे बसे और उन्होंने यहाँ पर इरावदी नदी के किनारे नगर और टाउन बसाने शुरू किए। सिस्टम चलता रहा और बहुत समय तक यही लोग यहाँ पर सेटल होते रहे। फिर अचानक से एकदम से नॉर्दर्न एरिया से कुछ घुड़सवार यहाँ पर आए और उनको कहा जाता था मरानमा पीपल, यानी कि बर्मन, उनका नाम है बर्मन्स। और वो बर्मन्स ने आकर के यहाँ पर कब्जा किया और धीरे धीरे यूनान से आए लोगों को खत्म करना शुरू किया और खुद यहाँ पे सेटल हुए। जब यूनान से आए लोग यहाँ पर सेटल हुए थे तो उस टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट सेटलमेंट का पर्पस क्या हुआ करता था, चाइना से इंडिया के बीच में ये रूट, ऐसे व्यापार का रूट होता था, क्योंकि तब ये बांग्लादेश और ये नॉर्थ ईस्ट सारा क्या होता था, इंडिया। तो भारत और चाइना के बीच में म्यांमार सेंट्रल रूट था व्यापार का। और जब ये लोग चाइनीज लोग म्यांमार के थ्रू भारत आया करते थे व्यापार करने, तो यहाँ पर आकर के बुद्ध रिलीजन को अडॉप्ट कर करके जब वापस जाते थे तो इसकी वजह से म्यांमार में भी बुद्धिस्ट रिलीजन आया और म्यांमार के लोग बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए। और वो जो लोग यूनान से आए हुए म्यांमार में बसे थे वो धीरे धीरे बुद्धिस्ट हो गए। उसके बाद जब बर्मन्स ने आकर के इस एरिया को कंट्रोल किया तो बर्मन्स लड़ाके थे, वो उनका काम था अपने एरिया को एक्सपेंड करना। धीरे धीरे बहुत सारी सक्सीडिंग ट्राइबल्स आए, उन्होंने बर्मन्स को भी उखेड़ दिया, लेकिन बर्मन्स का सबसे लंबा प्रभाव रहा इसके ऊपर। बर्मन्स की अलग अलग नई ब्रांचें बनी, 4-5 डिफरेंट ब्रांचेस बनी जो पूरे म्यांमार को कंट्रोल करने लगे धीरे धीरे करके। अल्टीमेटली ये जो म्यांमार का इलाका है, इसके जो रूलर्स थे, इनको ईस्ट की तरफ कभी भी फैलने का मौका नहीं मिला, कभी एक्सपेंड नहीं कर पाए। और इंडिया चूंकि कभी भी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी फॉलो नहीं करता था डे वन से, कभी खुद को बढ़ाना नहीं चाहता था, तो इनको एक सेफ रीजन ये रहा कि ये लोग इंडिया की तरफ फैलना शुरू है, माने वेस्टवर्ड। और धीरे धीरे ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स म्यांमार के कंट्रोल में चले गए, बर्मा के कंट्रोल में चले गए, आसाम इनके अधीन चला गया, मणिपुर इनके अधीन चला गया, नागालैंड इनके अधीन चला गया। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स किसके अंदर चले गए, बर्मा के अधीन। फिर अचानक से भारत में कंट्रोल हुआ अंग्रेजों का, ब्रिटिशर्स का। और ब्रिटिशर्स ने जब खुद को बढ़ाना शुरू किया तो उनकी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट एरिया आया बर्मा। बर्मा में बहुत बड़े पैमाने पर चावल उगाए जाते थे उस समय में, और बर्मा के इन चावलों पर नजर आ गई थी वेस्टर्न कंट्रीज की, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज की। इस चावल की वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर अहमियत थी। तो बर्मा को अब कैसे जीता जाए,
तो 3 युद्ध हुए अंग्रेजों और बर्मा के बीच में। फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर, सेकंड एंग्लो बर्मा वॉर, थर्ड एंग्लो बर्मा वॉर। जब ये 3 युद्ध हुए, इन तीनों युद्धों के दौरान पहले एक रीजन में आसाम जीत लिया, धीरे धीरे मणिपुर, और धीरे धीरे जितने भी एरिया बर्मा ने कब्जाए थे नॉर्थ ईस्ट के, वो सारे एरिया ब्रिटिशर्स ने जीत लिए। और बर्मा का जो रूलर हुआ करता था, आखिरी रूलर 1885 के अराउंड, थीबा, उसे यहां से भगा दिया और यहां पर सेटल हो गए। अब यहां से कहानी शुरू होती है असली। जब बर्मा में अंग्रेज जो कि भारत को कंट्रोल कर रहे थे सेटल हो गए, तो अंग्रेज 1885 में ये काम कर रहे हैं बर्मा में, जबकि अंग्रेज भारत में कब के आए हुए हैं, बहुत समय पहले के। और भारत में उन्हें आए हुए लगभग इस समय तक 100-125 साल हो चुका है। यहाँ पर भारत में आने के बाद उन्होंने भारत के साहूकारों के साथ अंग्रेजों ने अच्छे संबंध बना लिए हैं, और भारतीय साहूकारों को उस समय कहा जाता था चेटियार। चेटियार। अब हुआ क्या, अंग्रेज जब बर्मा में सेटल हुए तो अंग्रेजों ने बर्मा के लोगों को मजबूर करके इरावदी नदी के किनारे चावल की खेती करने के लिए मजबूर किया, क्योंकि उस चावल की जरूरत पड़ती थी उन लोगों को, किनको, यूरोपियंस को। चावल की खेती करने के लिए बर्मी लोगों के पास पैसा नहीं था, तो अंग्रेजों की वही पॉलिसी जो उन्होंने हिंदुस्तान में फॉलो की थी, उन्होंने भारतीय शाहूकारों को आगे किया, चेटियारों को, कि इनको पैसा दो। चेटियारों ने जो पैसा दिया, उनकी शर्तें कुछ इस तरह की होती थी कि धीरे धीरे बर्मीज लोग फार्मर से लेबर में कन्वर्ट होते थे, और लेबर से बंधुआ मजदूर बन जाते थे, और धीरे धीरे चेटियारों के अधीन आ जाते थे, और वो जमीन के मालिक हो जाते थे चेटियार। इसी तरह से सिस्टम चलता रहा, और 1920 का समय आ गया। ऑलमोस्ट बर्मा का हर फार्मर धीरे धीरे बॉन्डेड लेबर में कन्वर्ट हुआ, और लेबर से फिर लैंडलेस एग्रीकल्चरिस्ट पूरा डिग्रेड हो चुका था, और पूरी की पूरी जमीनें चेटियारों के अधीन जाने लगी। तो एक तरह से बर्मीज लोग अंग्रेज और इंडियंस दोनों को बहुत हीन भावना से देखने लगे कि ये भारतीय चेटियार हमसे हमारी भूमियां छीन लेते हैं। जैसे इंडिया में चेटियारों को देखा जाता था, वैसे वहां पर देखा जाने लगा। तो अल्टीमेटली 1920s में जो वहां के स्टूडेंट्स हुआ करते थे, उनकी डिफरेंट स्टूडेंट यूनियंस बनी, और स्टूडेंट यूनियंस के द्वारा, स्टूडेंट यूनियन ऑफ रंगून, इस तरह से इन्होंने मूवमेंट्स करनी शुरू करी। फर्स्ट स्टूडेंट यूनियन, सेकंड स्टूडेंट यूनियन। इन स्टूडेंट यूनियंस ने म्यांमार की लिबरेशन मूवमेंट स्टार्ट करी, फ्रीडम मूवमेंट, और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का प्रयास किया। अंग्रेज सरकार के द्वारा 1835, 1836, 37 के दौरान एक कैंपेन चलाया गया कि म्यांमार को इंडिया से अलग कर दिया। पहले ये इंडियन एम्पायर का पार्ट होता था, एकदम से अंग्रेजों ने 1836-37 में एक निर्णय लिया कि म्यांमार को हम इंडियन एम्पायर से अलग करते हैं। तो उस टाइम पर जब 1836, 1837 में ऐसा किया गया था, उस टाइम पर कुछ लोगों ने इस कंसेप्ट को इस वे में देखा यहाँ पर म्यांमार में, कि अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में जितने भी रेवोल्यूशनरी या जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल कदम उठाए जा रहे हैं, ये नहीं चाहते हैं कि म्यांमार में भी वो कॉन्स्टिट्यूशनल कदम लागू हों, इसलिए हमें इनसे अलग कर रहे हैं। कुछ लोगों ने ये देखा कि हाँ, ये अच्छा हो गया, इन्होंने हमें इंडिया से अलग कर दिया, धीरे धीरे हमें आजादी मिल जाएगी। पर 100 साल पहले उठाया हुआ ये कदम 100 साल बाद लोगों को समझ आया 1930, 1937 में, कि अंग्रेज कभी भी भारत की तरह हमें उस वे में कॉन्स्टिट्यूशनली डेवलप करना ही नहीं चाहते थे, इसलिए इन्होंने हमें उस समय में अलग किया। तो मुद्दे की बात यह है कि भारतीय फ्रीडम फाइटर्स को, भारतीय रेवोल्यूशनरी को पिछले 100 साल में अंग्रेजों की गाइडेंस के अधीन कानून बनाने की ताकत, कानून को समझने की ताकत, डेमोक्रेटिक प्रोसेस समझने का प्रोसेस, पार्लियामेंट की फंक्शनिंग समझने का जो अनुभव पिछले 100 साल में भारत को मिला, वो नहीं मिल पाया किसको, म्यांमार को। तो म्यांमार इस मामले में इमेच्योर रह गया, डेमोक्रेटिक फोर्सेस उतनी स्ट्रांग हो ही नहीं पाई जितनी 1920 में इंडिया में तो एक से एक हस्तियों का जन्म हो गया था। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, और ये बातें किया करते थे, आर्टिकल लिखा करते थे कि अंग्रेज हिल जाते थे। म्यांमार में ऐसी चीजें नहीं हो रही थी। वहां पर मोर्चा किन्होंने संभाला 1920 में, स्टूडेंट्स के द्वारा। 1936-37 तक आते आते वो बेचारे थोड़े बहुत मैच्योर हुए, और इंडियन लिबरल थॉट वाले लोगों ने म्यांमार की मदद करी उस समय में, कि आपको भी हम सहायता करते हैं कि डेमोक्रेसी कैसे लाते हैं, आजादी कैसे लेते हैं। ये जो स्टूडेंट यूनियंस थी, इनकी इंडियन डेमोक्रेटिक लोगों के द्वारा डे वन से मदद की जा रही थी। लेकिन इस समय म्यांमार में 4-5 फैक्शन बन गए। एक तो स्टूडेंट यूनियंस बन गई, एक मुस्लिम लोगों का अपना ग्रुप बन गया जो आजादी चाहते हैं, और एक वहां पर वो लोग जो बहुत ही जबरदस्त तरीका अपनाना चाहते थे, जैसे इंडिया में सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसा कंसेप्ट, यानी कि कम्युनिस्ट सोच रखने वाले लोग, जो ये चाहते हैं कि बम और गोलों से सारे नतीजे निकलेंगे, कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं, कोई रिलीजियस प्रोसेस नहीं, सीधा बम गोले मार करके निर्णय निकालेंगे। उन्होंने अपना एक मिलिट्री फ्रंट बनाया,
एक मिलिट्री फ्रंट, जैसे भारत में आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस द्वारा, वैसे वहां पे भी एक मिलिट्री फ्रंट बनाया गया और ये सारे 4-5 गुट लगे अंग्रेजों के खिलाफ सारा काम करने। धीरे 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 अंग्रेजों के खिलाफ आजादी मिल गई और आजादी मिलने के बाद एकदम से उस समय पर डेमोक्रेटिक फ्रंट स्ट्रांग हुआ। लेकिन डेमोक्रेटिक फ्रंट जैसे ही बर्मा में स्ट्रांग हुआ, चुनाव भी हुए, आजादी भी मिली, आंग सांग सूकी के पिता जो है वो नेता भी बने, लेकिन अचानक से थोड़े ही समय में जनता का समर्थन पा करके वहां की मिलिट्री ने उनको उतार करके जमीन नीचे फेंक दिया, गद्दी सर उठा दिया और वहां पर किसका रूल हो गया? तानाशाह, यानी कि कूप हो गया एक तरह से, इसे कू कहा जाता है, COUP, मिलिट्री कू हो जाता है। इसी तरह से फिर 1950-55 से लेकर के 1980 तक सिस्टम बदलता रहा, कभी मिलिट्री आती रही, कभी जनता के द्वारा चुने हुए लीडर आते रहे, किसी को कुछ क्लैरिटी नहीं हो रही थी कि कौन यहाँ पर रूलर है कौन नहीं। फाइनली वहां पर पूरी तरह से 1988 के दौरान मिलिट्री ने सत्ता अपने हाथ में ले ली और जितने भी डेमोक्रेटिक लीडर थे उन्हें नजरबंद कर दिया, खत्म कर दिया। ये सारा काम 1988 से शुरू होकर 1991 तक कंप्लीट कर दिया गया और मिलिट्री की जो पावर है, जिसे जनता कहा जाता है, वो स्ट्रांग हो गई और उसने बोला कि अब ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो पॉलिसी फॉलो की जाती थी, उसमें कहा जाता था कि हमें डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना है, कभी भी हम इस तरह के मिलिट्री के द्वारा तख्ता पलट को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, पहला। दूसरा, जब ये मिलिट्री सरकार म्यांमार में आई तो उन्होंने चुन चुन करके जितने भी चेटियार थे, जिन्होंने भी जमीनें वहां पर अपना रखी थी, तो 1960 से कैंपेन स्टार्ट हुआ था सारे चेटियारों को खदेड़ खदेड़ कर भेजना, उड़ा देना वहां से। और धीरे धीरे इंडियन से जब जमीनें छीनी गई, वहां के लोगों को वापस वहां की जमीनें रिस्टोर की गई कम्युनिज्म के प्रोसेस के तहत, कि सारे रिसोर्सेज तो गवर्नमेंट के हैं, कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी यहाँ पे हो नहीं सकती। तो धीरे धीरे चेटियार वहां से खदेड़े गए और जब ये चीज हो रही थी तो इंडिया के माइंड में कुछ कंसेप्ट ऐसे आए कि इंडिया सस्पिशियस हो गया म्यांमार को लेकर के, बर्मा को लेकर के, और वो सस्पिशियस हो गए इंडिया को लेकर के। मुद्दे की बात है कि दोनों का पॉलिटिकल नेचर चेंज होता चला गया। इंडिया डे बाय डे डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करता चला गया आजादी के बाद, और म्यांमार डे बाय डे मिलिट्री रूल को, ऑटोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करता चला गया। वो ऑलरेडी जो दमन सह चुके थे चटियारों का, उन्होंने उन चटियारों को खदेड़ा तो इंडिया को लगा ये जानबूझ करके एक रेशियल अटैक्स किए जा रहे हैं इंडियंस के ऊपर और इन्हें वहां से उखाड़ उखाड़ करके इंडिया भेजा जा रहा है। ये दो कंसेप्ट जब चलते रहे तो इंडिया डायलेमा में रहा। इंडिया कभी डिसाइड ही नहीं कर पाया कि म्यांमार को मदद किसमें करनी है। कभी म्यांमार की डेमोक्रेटिक पार्टी को इंडिया मदद करता रहा, कभी म्यांमार की मिलिट्री पावर को मदद करता रहा। 1988-90s के दौरान जब मदद मिलिट्री जनता की करनी चाहिए थी, तब इंडिया ने डेमोक्रेटिक प्रोसेस की मदद करी। तो किसकी खिलाफत ले ली? जो वहां की रूलिंग पावर है। उसके बाद जब जनता पूरी स्ट्रांग हो गई, अब जनता को समर्थन करना शुरू किया। इस टाइम पर जनता के रूल से लोग त्रस्त होने लगे, तो वहां की जो अपोजिट डेमोक्रेटिक पार्टी थी, लोग हल्के हल्के उनके फेवर में आने लगे। तो उस टाइम पे इंडिया ने स्टांस ले लिया 1992, 93, 94 के राउंड कि हम मिलिट्री जनता को समर्थन देते हैं। तो वहां की जो डेमोक्रेटिक पार्टी थी और उनके जो डेमोक्रेटिक सपोर्टर थे, वो इंडिया के खिलाफ हो गए कि इंडिया को स्टैंड नहीं। तो इंडिया का ये जो एक शिफ्ट आता रहा बार बार, वहां पे सरकारें बदलने की वजह से, ये इंडिया के आइडियलिज्म की वजह से हुआ। इंडिया जो एक हाईली आइडियलिस्टिक सोसाइटी बन करके बैठा हुआ था कि हम लोकतंत्र का समर्थन करते हैं, इस वजह से इंडिया कभी भी म्यांमार के साथ उस वे में कनेक्ट ही नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर म्यांमार ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था और एक आइसोलेशनिस्ट की पॉलिसी फॉलो करी। ना म्यांमार ने खुद को यूएस के क्लोज रखा, ना म्यांमार कभी ब्रिटेन के क्लोज गया। ऐसे में म्यांमार ने सिरे से रशिया की पॉलिसियों को भी नकारा। अगर म्यांमार रशियन पॉलिसीज को भी फॉलो करता तो भी वो इंडिया के क्लोज आ सकता था। तो ऐसे मौके में अब म्यांमार को अपना वजूद बचा करके रखना है। जो मिलिट्री पावर ने वहां पर सत्ता हथिया ली है, उसे गद्दी पर भी बैठना है। तो उसके लिए उन्हें क्या चाहिए? बहुत बड़े पैमाने पर ताकत, ताकत पैसों की और ताकत हथियारों की। लोगों को अपने दमन में, कंट्रोल में रखना है। ये सारा पैसा और हथियार सप्लाई करने का काम किसने किया? चाइना। क्योंकि चाइना के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट थे। अगर हम उस समय की बात करें, जिस समय ये कोल्ड वॉर का पीरियड चल रहा था, तो ये जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, चाइना की 80% सिक्योरिटी एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो पर्शियन गल्फ से पूरी होती है, ये सारे के सारे जहाज स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होकर के चाइना जाते हैं। 80% यहाँ से पूरा होता है। चाइना को इमीडिएट बे ऑफ बंगाल प्रोवाइड करने का काम कौन कर सकता है? म्यांमार। म्यांमार से अगर सीधा आप चाहें तो रोड और रेलवे लिंक के थ्रू सीधा सीधा चाइना पहुंचते हैं, और चाइना के ये साउदर्न टेरिटरी है जहां से सबसे ज्यादा विकास होता है। तो चाइना ने बहुत बम्पर तरीके से कम्युनिस्ट थॉट वहां पर फैला दिए और इसी कम्युनिज्म प्रिंसिपल के तहत म्यांमार की मदद करनी शुरू करी, जिसकी वजह से धीरे धीरे सारी मिलिट्री गवर्नमेंट चाइना के फेवर में होनी शुरू हो गई और इंडिया से ऑटोमेटिकली दूर होना शुरू हो गई। इंडिया के पास उस समय इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं थी कि वो फाइनेंशियल हेल्प कर सके म्यांमार की। तो मुद्दे की बात यह है, हिस्टोरिकली जो रिलेशंस कल्टीवेट हुए इंडिया और म्यांमार के बीच में, जिसमें ब्रिटिश पीरियड का बहुत स्ट्रांग रोल है,
क्योंकि ब्रिटिशर्स ने म्यांमार के द्वारा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कंट्रोल किया गया था, उनको वहां से पहले खदेड़ा, जहां से एक नोशन ये क्रिएट होती है कि जो इंडियन ब्रिटिशर्स हैं, एंग्लो ब्रिटिशर्स हैं, ये पूरी तरह से हमारे खिलाफ हैं। सेकंड, जब बाद में म्यांमार को आजाद करने की बात आई, उस समय तक जो अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को ले जाकर के वहां पर सेटल किया गया था, जब म्यांमार की मिलिट्री पावर ने उन भारतीयों को वहां से खदेड़ना शुरू किया, तो आजाद भारत की सरकार में ये कंसेप्ट आया कि ये लोग हमारे खिलाफ रेशियल एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं, और उनको ऐसा लगा कि इन इंडियंस ने ही हमारा आज दिन तक दमन किया। ऐसे में भारत की वही नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट और म्यांमार के द्वारा अपने आप को पूरी तरह से आइसोलेट कर लेना भारत के, क्योंकि इंडिया कहीं ना कहीं रशिया को सपोर्ट करता था, तो चाइना का इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली म्यांमार की तरफ बढ़ना, और जो पैसा, हथियार, हर चीज मिल रही हो तो आपको किसी की जरूरत भी नहीं होती, तो आप किसी से संबंध बनाना भी नहीं चाहते। तो मुद्दे की बात यह है, इस वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लैंड है, कंट्री है, म्यांमार हमसे छूटा। यही कारण है कि पिछले 20-25 सालों से, जब से हमने लुक ईस्ट पॉलिसी शुरू करी है, हमारी पॉलिसी एक तरह का कहीं ना कहीं फेलियर रहा है, इतनी ग्रोथ नहीं कर पाई। उसका रीजन क्योंकि हम म्यांमार के साथ कभी कनेक्ट ही नहीं हो पाए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1991 जब से लुक ईस्ट पॉलिसी शुरू की गई है, तब से लेकर के अब तक लुक ईस्ट पॉलिसी इतनी सफल क्यों नहीं हो पाई, तो आपका आंसर होना चाहिए कि हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियो स्ट्रेटेजिकली जो ट्रायंगुलर पोजीशन पे बैठी हुई कंट्री है, उसे कभी अपने फेवर में ले ही नहीं पाए। दैट्स वाई हमारी पॉलिसी का ये एक मेन फेलियर रीजन है। आई बात समझ में? अब हम आगे कहानी बढ़ाएंगे म्यांमार से ही। इतनी बात समझ में आ गई? तो वन लोगों के द्वारा कंट्रोल किया गया, इसलिए जगह का नाम क्या है? बर्मा। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट समझिए, जब बर्मन्स ने कंट्रोल किया तो इसका नाम बर्मा पड़ा, ठीक है। अब इससे भी बहुत पहले म्यामा नाम की कबाइले यहाँ पर रहा करते थे, तो जो मिलिट्री रूलर्स हैं वो इसे म्यांमार कहना चाहते हैं, और जो वहाँ के आज भी दूसरे लोग हैं वो इसे बर्मा कहना चाहते हैं, ठीक है। तो अलग अलग नाम यूज किए जाते हैं इसके। आज भी इस बात को डिस्प्यूट है कि किस तरह से बुलाया जाए, म्यांमार को बर्मा कहा जाए या म्यांमार। इंडिया बहुत समय तक म्यांमार को बर्मा कह के अपने डॉक्यूमेंट्स में लिखता रहा, इस बात से भी बहुत प्रॉब्लम थी म्यांमार को। अब बताते हैं कि इंडिया के द्वारा ब्लंडर क्या किए गए, उन ब्लंडरों को समझिए। बहुत बड़े पैमाने पर मिलिट्री रूलर्स के द्वारा 1971 में जब भारत के द्वारा पाकिस्तान के साथ सेकेंड वॉर की जा रही थी, तो उस 1971 की सेकेंड वॉर के दौरान क्या हुआ, देखो हीरा एंड रमन, ध्यान से समझो। 1947 में जब पाकिस्तान बना, तो उस टाइम पर किस तरह का पाकिस्तान बना? भारत में दो जगह पर बहुत बड़े पैमाने पर मुस्लिम पॉपुलेशन रहती थी, एक भारत के वेस्ट में और एक भारत के ईस्ट में। भारत के वेस्ट में जो मुस्लिम पॉपुलेशन वाले एरिया थे उसका नाम पड़ा पाकिस्तान, और भारत के ईस्ट में जो मुस्लिम पॉपुलेशन वाला एरिया था, पहले ये पूरा का पूरा बंगाल हुआ करता था, ठीक है, ये पूरा बंगाल था। तो मुद्दे की बात है, ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड तो अब बना ना, पहले तो ये बिहार था, ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इसको हम बंगाल प्रांत कहा करते थे, बंगाल प्रेसिडेंसी। तो यही कारण है कि बंगाल के, और आसाम भी इसमें आता था, तो आसाम, बिहार, उड़ीसा और बंगाल मिलके पूरा का पूरा बंगाल बनता था। तो आसाम और बंगाल के पहाड़ी इलाकों में चाय का काम कराना है, तो लेबर से बहुत अधिक मात्रा में काम कराना है, इसके लिए उनको तंबाकू की डोज देनी बहुत जरूरी है। यही कारण है कि इन पहाड़ी इलाकों पे प्लांटेशन एग्रीकल्चर करने की वजह से लोगों में तंबाकू चबाने की एक आदत पैदा हुई, इसलिए आज बंगाल, बिहार, उड़ीसा के रीजन में बहुत बड़े पैमाने पर लोग तंबाकू खाने का काम करते हैं। तो तंबाकू च्यूइंग इस वजह से उनमें फेमस हुई। ये भी एक तरह से ब्रिटिशर्स की ही देन थी, उनको इस लिए मजबूर किया गया। सो द कंसेप्ट इज कि ये जो पूरा का पूरा बंगाल है 1947 के समय, इसमें से इतने एरिया में मुसलमान बंगाली रहा करते थे, जिसकी वजह से ये ईस्ट पाकिस्तान बना और ये वेस्ट पाकिस्तान बना। तो पाकिस्तान जब 1947 में बना तो दो पाकिस्तान थे, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। 1971 तक आते आते क्या हुआ, ये जो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, इस पाकिस्तान में जो बंगाली मुसलमान हुआ करते थे, इनके ऊपर यहाँ वेस्ट पाकिस्तान से आकर के जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं या मिलिट्री फोर्सेस हैं या पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो बहुत अत्याचार किया करते थे। और ये वेस्ट पाकिस्तान क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान से कितना दूर है, पूरा का पूरा ये ओशियन कवर करके यहाँ पे आना पड़ता है, तो ये लोग कोई भी डेवलपमेंटल प्लान यहाँ पे चला नहीं सकते थे, कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे चलाते नहीं थे, तो ईस्ट पाकिस्तान की कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी। और ये लोग बोला करते थे उर्दू और ये बोला करते थे बंगाली, तो ये बंगाली बोलने वाले मुस्लिम थे। तो भाषा के आधार पर इन लोगों ने अपना एक अलग मुल्क मांगा, और इसमें इन्होंने भारत की मदद मांगी, और 1971 में इंदिरा गांधी ने जब इनकी मदद करी, तो ये ईस्ट पाकिस्तान ने खुद को वेस्ट पाकिस्तान से अलग कर दिया, और भाषा के आधार पर विश्व में पहला मुल्क बना बांग्ला बोलने वाले बांग्लादेशी, तो ये बना बांग्लादेश।
जब ये 1971 में बांग्लादेश बना, उसके समय में एक खास चीज हुई। बहुत बड़े पैमाने पर ये जो बांग्लादेशी हैं, यहाँ पर रोजगार ना होना, बहुत बड़े पैमाने पर युद्ध के समय पाकिस्तान के द्वारा जो अत्याचार किया जाना, ऐसे कई तरह के हालातों की वजह से बहुत से बांग्लादेशी म्यांमार जा चुके थे 1971 के समय में, और यहाँ पर जाकर के सेटल हो चुके थे। समय समय पर पहले से भी बांग्लादेशी यहाँ पर जाकर के सेटल हुआ करते थे। उनको आज की डेट में म्यांमार के लोग रोहिंग्या मुसलमान कहते हैं, कि बांग्लादेश से आए हुए पलायन करके जो यहाँ पर मुस्लिम रहते हैं, ये रोहिंग्या मुसलमान है। 1978 में वहां की जो मिलिट्री पावर्स हैं, उनके द्वारा एक कैंपेन चलाया गया और बहुत जबरदस्त तरीके से खदेड़ा गया इन रोहिंग्या मुसलमानों को। कहां से? म्यांमार से। और ये रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार से बांग्लादेश और बांग्लादेश से फिर आसाम पहुंचे, और भारत सरकार के द्वारा इनको असाइलम प्रोवाइड किया गया, इनको रिफ्यूजी कैंप्स में रखा गया। तो म्यांमार की सरकार का डे वन से भारत को कहना यह था कि जिन लोगों को हम यहाँ से खदेड़ते हैं, उनको आप रिफ्यूजी कैंपों में रखते हैं, जगह देते हैं, मतलब कि आप हमारे खिलाफ लोगों को पालने का प्रयास करते हैं, हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ तैयार करते हैं, कि कल को जब हमारे देश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होगी तो आप वापस इन लोगों को वहां पर भेजोगे और उन्हें वहां पे सिटीजनशिप दिलवा करके वोट बेस उनका स्ट्रांग करोगे और वो चुनाव जीतेंगे। मुद्दे की बात है कि आप हमारे खिलाफ एक कैंप प्रिपेयर कर रहे हो, कि आप हमारे जो हमने लोग यहाँ से खदेड़े उन्हें नर्चर कर रहे हो कि समय आने पर तुम्हें वापस भेजा जाएगा। इस तरह का कोई काम करेंगे आप तो हमारे संबंध नहीं बनेंगे। दूसरा, जितनी भी ऑपोजिशन पार्टियां हुई हैं मिलिट्री जनता के अगेंस्ट, भारत के द्वारा ऑल इंडिया रेडियो सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड किया जाती थी, और वो ऑल इंडिया रेडियो पर आकर के अपने बयान दिया करते थे और अपने कैंपेन किया करते थे, और अपनी जो भी उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं वो पूरे वर्ल्ड को बताया करते थे। तो इंडिया के द्वारा जो ये सर्विसेज दी जाती थी, ये भी उनको नागवारा थी कि आप इनको इस तरह की सर्विसेज क्यों दे रहे हैं। तीसरा, कभी भी इंडिया ने म्यांमार के द्वारा जो भी इस तरह के कदम उठाए गए हैं, इसमें हमेशा इंडिया की तरफ से एक क्रिटिसिज्म का स्टांस लिया गया कि ये एक इनह्यूमैनिटेरियन स्टांस है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसके खिलाफ भी म्यांमार की एक इमेज थी कि हम अगर अपनी इकोनॉमी को, अपनी सोसाइटी पॉलिटी को स्ट्रांग करने के लिए किसी तरह का कोई कदम उठाते हैं, तो एक आउटर कंट्री का कोई काम नहीं बनता हमारे इंटरनल अफेयर्स में कुछ आकर के डिसरप्ट करने का। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, बहुत बड़े पैमाने पर चूंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स म्यांमार से कंट्रोल किए थे अंग्रेजों ने, और नॉर्थ ईस्टर्न पीपल जो हैं वो इंडिया का हिस्सा खुद को नहीं मानते थे। उनका कहना था कि भाई हम म्यांमार और बाकी कंट्रीज का हिस्सा थे किसी जमाने में, तो हम उन्हीं का हिस्सा हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि बहुत हाई लेवल पर चाइना और म्यांमार की मदद से यहाँ पर टेररिज्म डेवलप हो रहा था, और अलग अलग वे में ये टेररिज्म डेवलप हो रहा था। नागालैंड में नागा टेररिज्म डेवलप किया गया, आसाम में उल्फा का टेररिज्म डेवलप किया गया, और ये जितने भी टेररिस्ट थे भाग करके कहां पर छुप जाते थे? म्यांमार। क्योंकि म्यांमार ने आइसोलेशन पॉलिसी फॉलो की हुई थी, इंडिया के साथ उनके कोई संबंध नहीं थे, इंडियन फोर्सेस वहां जा नहीं सकती थी और टच भी नहीं कर सकती थी उनको। तो ये जो सेफ हेवन प्रोवाइड किया जा रहा था म्यांमार में यहाँ से भागे हुए आतंकवादियों को, ये भी एक तरह से इंडिया और म्यांमार के रिश्तों को बर्बाद कर रहा था, क्योंकि इंडिया इसकी वजह से म्यांमार से रिश्ते नहीं बनाना चाहता था। तो मुद्दे की बात यह है, चाइना के द्वारा रेलवे रोडवे वहां पे डेवलप करना, भारत के द्वारा उनकी पार्टी को समर्थन ना देना, उनकी अपोजिट पार्टी को साथ देना, वहां के रिफ्यूजियों को एड्रेस करना, रिफ्यूजियों के मुद्दे के खिलाफ कभी नहीं बोलना, ये सारे मुद्दों ने एक डिस्टेंस क्रिएट करके रखा इंडिया का म्यांमार के साथ। ये अकेले म्यांमार की कहानी है, इसके बाद अब दूसरी कहानियां भी क्लियर होंगी। इतनी बात क्लियर हुई? चक्कर तो नहीं आ रहे? अगर हम बात करें कि अब म्यांमार एकदम से इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है, इसके पीछे के कई कारण हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप ध्यान से देखें तो लुक एट द पोजीशन ऑफ द म्यांमार। म्यांमार एक जियो स्ट्रेटेजिकली ट्राई जंक्शन पे बैठा हुआ है, मतलब म्यांमार ईस्ट एशिया, म्यांमार साउथ एशिया और म्यांमार साउथ ईस्ट एशिया के सेंटर में है। यानी कि तीन बड़े ब्लॉक को जोड़ता है, ईस्ट एशिया को, साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया को, तीनों को कनेक्ट करने का काम म्यांमार करता है। ध्यान से देखिए, एशिया की दो सबसे बिग रीजनल पावर्स हैं और उन दोनों पावर्स को बीच में जोड़ने का काम म्यांमार ही कर रहा है, इंडिया और चाइना को। तो बीच में कौन आ रहा है? म्यांमार। तो मुद्दे की बात यह है कि अगर हम ज्योग्राफिकली देखें तो म्यांमार की पोजीशन बहुत ही स्ट्रेंथेंड है मैप के ऊपर, और म्यांमार को एक्सेस करना हमारी एक जरूरत बन जाती है अगर हम बाकी की मेनलैंड कंट्रीज को एक्सेस करना चाहते हैं तो मुद्दे की बात अब यहां पर क्या है, ये जो मणिपुर स्टेट है इसका लगभग 355 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो म्यांमार के साथ शेयर होता है, और ये बॉर्डर बहुत ही इजीली एक्सेसिबल है। यहाँ से आप म्यांमार को बहुत प्यार मोहब्बत से एक्सेस कर सकते हैं, और भारत सरकार के द्वारा कई तरह के प्रयास किए भी गए हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इस मैप में प्रॉपर सारा नहीं बनाया गया है, यहाँ पर एक जगह है मोरे।
ये मोरे नाम की जगह दिख रही है, MOREH, मोरे। आप मैप में देख लेना, मैं मैप सेंड करूंगा। ये जो मोरे है यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जगह है। इसी तरह से ये म्यांमार के बॉर्डर पर यहाँ पर एक जगह है तामू, मोरे तामू। ये मोरे तामू फ्रेंडशिप रोड है 160 किलोमीटर का। ये भारत सरकार के द्वारा म्यांमार से मिलके 2001 में शुरू किया गया प्रोसेस है। आज की डेट में भारत सरकार द्वारा इसी मोरे तामू प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये मोरे तामू रोड को पलेवा तक और पलेवा से आगे म्यांमार होते हुए यहां तक जाना है। देखिए, यहां से शुरू करके मणिपुर से ये रोड शुरू करके आप मोरे से तामू, तामू से मांडले होते हुए यहां पर एंटर करेंगे थाईलैंड में, और थाईलैंड में आपको कहां पहुंचना है, ये बैंकॉक, ये कोस्ट तक। यानी कि ये जो हाईवे है इसको हम कहते हैं इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, इसके तहत आपको यहाँ बैंकॉक तक, यहां तक पहुंचना है। ठीक है, माओ सोते। आपको मोरे से कहां तक जाना है, माओ सोते। तो मोरे से माओ सोते तक ये रोड लेकर के जाती है। एंड दिस रोड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये लगभग 1350 किलोमीटर लंबा रोड है, और हमारा टारगेट है कि इसी रोड को हम आगे बढ़ा करके थाईलैंड से कंबोडिया, कंबोडिया से लाओस और वियतनाम तक लेकर के जाएंगे, और फिर ये रोड बन जाएगी 3200 किलोमीटर की। और इसको हम कहते हैं ईस्ट वेस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये ईस्ट वेस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा 3200 किलोमीटर का, जिसको बनाने के बहुत ही जबरदस्त प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें भारत सरकार के द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ओवर द लैंड कनेक्टिविटी जो है वो बहुत जरूरी है इंडिया की। क्यों? आज दिन तक बहुत जबरदस्त गलती की गई। लुक ईस्ट पॉलिसी का फेल होने का एक रीजन ये था कि म्यांमार को फोकस नहीं किया गया, क्योंकि एक तो भारत की तरफ से लैक ऑफ इंटरेस्ट था। भारत ने कभी इंटरेस्ट शो नहीं किया उस लेवल पर, क्योंकि भारत की द्वारा वो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, कोई ब्लॉक पॉलिटिक्स में, ना कैपिटलिस्ट ब्लॉक ना सोशलिस्ट ब्लॉक। तीसरा, भारत अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में लगा हुआ था। और चौथा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की कोई महत्वता समझ नहीं आई इन लोगों को। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी बहुत थी। तो अब मैं आपको एक बात समझा देता हूं कि ये इंसर्जेंसी का कारण क्या था, लैक ऑफ डेवलपमेंट। भारत सरकार के द्वारा नॉर्थ ईस्ट में कभी डेवलपमेंट करने के उस लेवल पर प्रयास नहीं किए गए। क्यों? ऐसा माना जाता था कि ये एक बंद सड़क इलाका है, आगे सड़क बंद है, इसके आगे रोड जाती नहीं। लेकिन आज की डेट में इसको गेटवे बनाने का प्रयास किया जा रहा है। दिस इज द डिफरेंस फ्रॉम लुक ईस्ट टू एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इसको प्रॉपर गेटवे में डेवलप किया जा रहा है। ये बंद सड़क वाली थ्योरी के वजह से नॉर्थ ईस्ट में कभी इन्वेस्टमेंट हो नहीं पाया, क्योंकि किसी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को यहां से पॉलिटिकली कुछ मिलता नहीं था। दूसरा, म्यांमार के क्लोज होने की वजह से यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टियों का दबदबा रहा, तो यहाँ पर CPM, CPI जैसी पार्टियां यहाँ पर स्ट्रांग रही, और उनके बारे में वैसे ही बहुत फेमस है कि वो यूनियनिज्म को बहुत सपोर्ट करते हैं, ट्रेड यूनियन के कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। इसलिए प्राइवेट इन्वेस्टर इस एरिया में आ ही नहीं पाए। प्राइवेट इन्वेस्टर यहाँ पर क्यों आते? क्योंकि यहाँ पर कभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ पर क्यों होता? अगर वोट बैंक नजर आया ही नहीं, तो जब वोट बैंक नजर नहीं आया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करा, तो यहाँ पर क्या होगी? टेररिज्म और इंसर्जेंसी। लोग क्या हो गए? बागी। अब इसी इंसर्जेंसी का नाम लेकर के भारत सरकार ने क्या किया कि क्योंकि यहाँ पर बहुत हाई लेवल इंसर्जेंसी है, इसलिए हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ अभी इंटरनेशनल रिलेशंस किसी कंट्री को ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि इस इंसर्जेंसी का बेनिफिट म्यांमार और चाइना उठा सकता है यहाँ पर और बड़े पैमाने पर डिस्प्यूट क्रिएट कराने में, और वो इन एरियाज को कंट्रोल भी कर सकता है। तो मुद्दे की बात है कि इंसर्जेंसी हुई ड्यू टू लैक ऑफ डेवलपमेंट, ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, और उस इंसर्जेंसी का रीजन इंडिया ने कोट कर दिया ये लेकर के कि इसकी वजह से हम इसको इंटरनेशनली ज्यादा नहीं अभी ओपन कर रहे हैं, क्योंकि अभी टाइम नहीं आया कि इसको हम ओपन करें। यही रीजन है कि शुरुआती दौर में मेजोरिटी ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है वो यूनियन टेरिटरीज थी। धीरे धीरे 1 बाय 1 उन्हें स्टेट का दर्जा दिया गया। पहले वो केंद्र शासित के अंदर थी, केंद्र के ही अधीन हुआ करती थी। तो मुद्दे की बात यह है कि भारत के द्वारा हाई लेवल पर नॉर्थ ईस्ट को अब तक इग्नोर किया गया, जिसको डेवलप किया जाना था। लेकिन अब क्या परिवर्तन आता है? इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न को अब आज की डेट का बहुत बड़ा इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहता है। और मैन्युफैक्चरिंग हब अगर इसको बनाना है, तो अगर ये नॉर्थ ईस्टर्न एरिया ये म्यांमार के साथ लिंक हमारा डेवलप हो जाता है, तो नेचुरली एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा साउथ ईस्ट एशियन मेन लैंड इंडिया के साथ कनेक्ट कहां से होता है? ये नॉर्थ ईस्ट के साथ। और ये नॉर्थ ईस्ट आज की डेट में किसके साथ कनेक्ट हो रहा है? चाइना के साथ। और चाइना बहुत बड़े पैमाने पर इस समय में हाई लेवल इन्वेस्टमेंट कर रहा है अपने तिब्बतिन प्लेट्यू में।
तो चाइना के द्वारा जो इतनी बम्पर तिब्बतन प्लेट्यू में इन्वेस्टमेंट की जा रही है, उस इन्वेस्टमेंट का फायदा यदि भारत उठाना चाहता है, अगर भारत चाहता है कि ईस्ट एशियन कम्युनिटीज के साथ मैं पूरी तरह से कनेक्ट करूं, तो भारत को अपने इंडिया के ज्योग्राफी का ये वाला रीजन अब यूटिलाइज करना होगा, दैट इज नॉर्थ ईस्ट इंडिया। आई बात समझ में? यहाँ पर क्लियर हुई कहानी। दूसरा एक सिस्टम क्या है, भारत लुक ईस्ट में इस वजह से भी कहीं ना कहीं पीछे रहा क्योंकि बांग्लादेश के साथ समीकरण कई मौकों पर नहीं बन पाए। बांग्लादेश में ने हमें कई बार ट्रांजिट प्रोवाइड ही नहीं करा, हमने उनसे ट्रांजिट मांगा, वो ट्रांजिट प्रोवाइड नहीं किया गया। ट्रांजिट हम कौन सा मांग रहे थे, ये जो बांग्लादेश का बहुत ही प्रोडक्टिव रीजन है, आई वॉन्ट दिस, वी वॉन्ट दिस ट्रांजिट, हम यहाँ से ट्रांजिट मांगा करते थे कि हमें त्रिपुरा या हमें आसाम तक का ट्रांजिट आप बाय रोड प्रोवाइड कीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। बांग्लादेश के द्वारा ये ट्रांजिट प्रोवाइड नहीं किया गया क्योंकि ऑलरेडी ये एरियाज जो है काफी डिस्टर्ब्ड रहते हैं, और बांग्लादेश के द्वारा ये कहा गया कि अभी किसी भी और इंटरनेशनल कंट्रीज को अभी हम इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं, तो इसलिए इस तरह का कोई ट्रांजिट नहीं दिया जाएगा। दूसरा, बांग्लादेश को ऐसा लगा कि अगर मैं इंडिया को इस तरह का कोई ट्रांजिट प्रोवाइड करता हूं, नेचुरली मैं म्यांमार और चाइना जैसे मुल्कों को एलिनेट कर दूंगा, उनको हटा दूंगा और एक गलत मैसेज कन्वे हो जाएगा, जबकि मुझे डेवलपमेंट के लिए अभी हाई लेवल इन्वेस्टमेंट चाहिए, और इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेंथ अभी किसके पास है, चाइना के पास। तो चाइना बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट कर रहा है। म्यांमार और इन कंट्रीज का भारत के साथ ना जुड़ने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि ये लोग नाराज नहीं करना चाहते थे चाइना को, इसलिए कभी मिलिट्री वाइज और डिफेंस वाइज ये भारत के साथ जुड़ ही नहीं पाए, कनेक्ट ही नहीं हो पाए। तो मुद्दे की बात यह है कि आज की डेट में अगर आप इस एरिया को रूल करना, इस एरिया पे कंट्रोल करना चाहते हैं इकोनॉमिकली, स्ट्रेटेजिकली, पॉलिटिकली, यू कैन नॉट इग्नोर द म्यांमार। और म्यांमार के लिए कौन कौन से प्रोजेक्ट चला रहे हैं आपको पता है, मैंने एक रोड प्रोजेक्ट अभी समझाया, उसके अलावा कलादान प्रोजेक्ट आप जानते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर भारत सरकार द्वारा कलादान प्रोजेक्ट चलाया गया। हीरा, आप दोबारा समझो कलादान प्रोजेक्ट क्या है। ये वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के कोलकाता से यहाँ जाया जाएगा म्यांमार, यहाँ पर सितवे पोर्ट ये आपको नजर आ रहा है, सितवे, ये कलादान, ये वेस्ट बंगाल के कोलकाता से सितवे तक जाया जाएगा समुद्र के जरिए। सितवे से एक नदी निकलती है कलादान नदी, उस कलादान नदी के थ्रू आगे बढ़ा जाएगा पलेतवा तक, और पलेतवा से फिर बाय रोड मिजोरम में एंट्री की जाएगी। तो यहाँ से सितवे, सितवे से पलेतवा, पलेतवा से मिजोरम। तो ये एक मल्टी मोडल ट्रांजिशन सिस्टम इंडिया डेवलप कर रहा है, पहले समुद्र, फिर नदियां, फिर लैंड, तीन तरह की सड़क, तीन तरह के परिवहन का प्रयोग किया जाएगा भारत के द्वारा। इस तरह के प्रोजेक्टों की जो डेवलपमेंट बहुत तेजी से भारत कर रहा है, वो एक बात का यही प्रमाण है कि भारत अब एक्ट ईस्ट हो गया है और भारत अब उस तरफ में, उस दिशा में बढ़ना चाहता है। ऐसी बात नहीं है कि म्यांमार के द्वारा भारत को प्रोजेक्ट्स नहीं दिए गए थे, म्यांमार के द्वारा भारत को काफी सारे प्रोजेक्ट दिए गए, लेकिन लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, भारत में आ रहे बार बार रिसेशन, भारत के अंदर हाई लेवल पे गवर्नमेंट्स का बहुत रिपीटेडली चेंज होना। आप देखिए भारत में असल काम कब हुआ है, लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में अगर हम बात करें तो उसका जो पहला फेज है वो तो पूरी तरह से ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पे फोकस कर रहा था, जियोपॉलिटिकली और स्ट्रेटेजिकली तो उसने सोचा ही नहीं। लेकिन असल में जब स्टेबल गवर्नमेंट बनती है तभी हम इंटरनेशनल रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो भारत में 1989 के बाद 2003 तक कोई स्टेबल गवर्नमेंट तो बनी ही नहीं। 1989 से 1992 तक पीवी नरसिम्हा राव का जो 1991 का समय था, तब तक तो सरकारें इधर उधर ही होती रही। तो कभी वीपी सिंह की सरकार आ रही है, कभी राजीव गांधी का असैसिनेशन हो जा रहा है, कभी फिर पीवी नरसिम्हा राव बैठ रहे हैं। और इन 4-5 सालों में तो पीवी नरसिम्हा राव सिर्फ और सिर्फ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ही करते रहे। उसके बाद फिर 96-97 में वो फिर रिसेशन आ गया, और ईस्ट एशियन टाइगर इकोनॉमीज जो हैं उनमें थोड़ा थोड़ा रिसेशन उस समय में भी आने लगा था। तो फिर से इंडिया का दिमाग घुमा कि क्या लुक ईस्ट पॉलिसी हमारी जेन्युइन भी है, हम ईस्ट एशियन टाइगर को ही तो टारगेट करके अपने आप को ग्रो करना चाहते थे। लेकिन ये जो ईस्ट एशियन टाइगर है, इनमें से अमेरिका और ब्रिटेन ने तो एकदम से अपना पैसा खींचना शुरू कर दिया है। तो इनकी इकोनॉमी जो इतना बूम दिखा रही थी, ये तो फिर से धड़ धड़ करके गिर रही है। अल्टीमेटली ये कैसी इकोनॉमी है? तो ईस्ट एशियन टाइगर के ने कहा जाता था, उस टाइम पे बहुत चमक रहे थे। साउथ कोरिया बहुत चमक रहा था, सिंगापुर बड़ा चमक रहा था, मलेशिया भी बहुत चमक रहा था, इसमें हांगकांग भी हुआ करता था, ताइवान भी हुआ करता था। ये सारे मुल्क बहुत चमक रहे थे। क्यों? बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने अपने एरिया को ड्यूटी फ्री जोन डिक्लेयर किया हुआ था। ड्यूटी फ्री एरिया क्या होता है कि आओ काम करो, कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, कोई पैसा नहीं लगेगा। जैसे एयरपोर्ट, आपके कोई भी रिश्तेदार कोई आते हैं एयरपोर्ट से दारू पकड़ के ले आते हैं, क्यों? सस्ती होती है, क्यों? ड्यूटी नहीं लगती। इसी तरह से जो सी पोर्ट होते हैं उनको ड्यूटी फ्री एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है, आओ यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करो, कोई टैक्स नहीं देना पड़ना, कुछ नहीं करना है। तो सारे बड़े बड़े मुल्क वहां पर आकर के मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और प्रोडक्ट बना बना करके दूसरी कंट्रियों को बेचते हैं। इसकी वजह से वो कंट्रियों में निवेश बहुत होने लग जाता है, तो दिखता है कि ये बहुत ग्रो कर रहे हैं। तो ईस्ट एशियन टाइगर्स ने ये ड्यूटी फ्री कंसेप्ट फॉलो किया, तो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे थे। 1996-97 में एकदम से